नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ फ़ायका जावेद। बहुत-बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे और आपके यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हर बार हमारे यूट्यूब चैनल पे पॉडकास्ट होते हैं और हर बार मुख्तलिफ शख्सियत हमारे साथ जुड़ती है, जैसे कि भारत से बात करें या फिर पाकिस्तान से बात करें और बहुत से मुद्दों पे बातचीत होती है और आज हमारे साथ हम कह सकते हैं भारत की बेटी हमारे साथ जुड़ चुकी है, जो पाकिस्तानियों को करारा जवाब देती है और आप सब लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। मैम कमेंट्स में हमें ये भी जानने को मिलता है कि भारत की शेरनी आ गई, नाज़िया इलाही खान से कोई बच नहीं सकता है। पाकिस्तानियों की अगर हम बात करें, तो कमेंट्स में लोग ये भी लिख लेते हैं कि नाज़िया इलाही खान जो है पाकिस्तानियों को अच्छे से धो डालती है। सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा सराहते हैं, जितने भी ऑडियंस है हमारी, जितने भी लोग हैं, जितने भी भारतीय नागरिक हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा सराहते हैं और आपके काम को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और आपको देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे सबसे पहले? आज मैं जो हूँ, जहाँ पर भी हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे 82% सनातनियों की वजह से हूँ। और मुझे सच में फ़ायका ये कहने में 1 सेकंड भी हिचकिचाहट नहीं होगी कि जिस हिसाब से मुझे मेरे सनातनी भाई, मेरी क्रेडिबिलिटी, मेरे एजुकेशन, मेरे नॉलेज पर मुझे सराहते हैं, वो मैंने अपने इस्लाम धर्म में तो नहीं देखा है। और अगर मेरी इस बात पर किसी को भी विश्वास नहीं आ रहा है, तो मेरे इंस्टाग्राम के इनबॉक्स में जाकर के देखिए कि अगर मैं जनरल नॉलेज की भी बात कर रही हूँ, जियोपॉलिटिक्स की भी बात कर रही हूँ या मैंने अपने कोई पर्सनल वीडियोज़ भी डाले हैं, तो इतनी गंदी-गंदी और सड़ी-सड़ी गालियाँ मुसलमान देते हैं, इतनी सड़ी-सड़ी गालियाँ जिसको मैं अपने शब्दों से अपने अपने मुँह से मैं रिपीट नहीं कर सकती हूँ। तो मुसलमान एक्चुअली में क्या है, ये मेरे इंस्टाग्राम के इनबॉक्स में एक छोटी-सी छवि दिखाई दे सकती है। तो हुँ। मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ, बहुत-बहुत मैं एहसानमंद हूँ अपने तमाम भाइयों की, ज जो भारत की धरती के साथ-साथ इस बेटी को भी बहुत सम्मान देते हैं, नो डाउट। और मैं चाहती हूँ कि मैं उनके विश्वास पर खरे उतरूँ। इस भारत की इज्जत जब तक मैं जिंदा हूँ, पता नहीं कब सरतन से जुदा कर दिया जाएगा मेरा। बहुत धमकियाँ आती हैं, बहुत एफआईआर होते हैं, बहुत रेप की धमकियाँ दी जाती हैं और बहुत गंदी-गंदी बातें कही जाती हैं। मेरी मेरी गाड़ियाँ तोड़ने की धमकी दी जाती है। कई बार 2-3 बार गाड़ियाँ तोड़ी भी गई हैं। पर मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मेरी जान जाएगी, तो मैं जानती हूँ कि मेरे सनातनी भाई मेरे जनाज़े पर ज़रूर आएँगे। बिल्कुल हमारे भारतीय बस इसी चीज़ के लिए जाने जाते हैं कि वो एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं और अपने भारत के लिए खड़े उतरते हैं। बस यही चीज़ है भारतीयों की जो उनको दुनिया से अलग बना देती है। वेल आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी चूँकि आप अपनी मसरूफ़ियात से टाइम निकाल कर के हमारी ऑडियंस के लिए टाइम निकालते हैं। इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया और आपका मैं बहुत स्वागत करना चाहूँगी अपनी चैनल पे। थैंक यू। वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच। तो आज जिस मुद्दे पे हम बातचीत करेंगे, हम बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत करते हैं, लेकिन आज हमारे भारत का एक और हम कह सकते हैं हमारे भारत ने एक और बाजी मार ली है। हमारा भारत रोज़-बरोज़ तरक्की कर रहा है और आज हमारे भारत ने जो है 100 मेडल्स यानी कि सेंचुरी मार मार ली है एशियन गेम्स की मेडल्स में। तो क्या कहना चाहोगे? अभी क्या एंथुसियाज़्म रखते हैं आप और भारत को आगे स्पोर्ट्स के मैदान में आप कहाँ देखती है? अभी तो फिलहाल जो है भारत मोदी जी के नेतृत्व में हम थर्ड पोजीशन पर दिखाई दे रहे हैं और आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि सेकंड या फर्स्ट पोजीशन हमारे लिए बहुत दूर नहीं है। अब हुँ। ये इसी चीज को अगर आप 9 साल पहले ले जाओ, तो हालांकि प्लेयर्स वही हैं, वही सारे स्पोर्ट्स हैं, वही सारे प्लेयर्स हैं, वही ग्राउंड है, सब कुछ वही है। लेकिन जो अंदर से एक एनर्जी देने की बात आती है, जो एक प्रोवोक करने की बात आती है, जो एक उत्साह देने की बात आती है, वो जिस तरह से स्पोर्ट्स को भारत के प्रधानमंत्री ने दिया है, वो वाकई में सराहनीय है। अब देखिए, मैं छोटी सी एक तुलना कर देती हूँ कि हमारे भारत के प्लेयर्स जब जैसे धोनी जी हैं, विराट कोहली जी हैं, उनसे गौरतलब और उनसे कन्फ्रंटेशन, मजाकिया बातचीत भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। और जब ये हुँ। जीतते हैं, तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री इनको बुलाते हैं या इनके पास जाते हैं, इनकी शादियों को में जाते हैं, विजिट करते हैं, समय देते हैं। तो इससे जो उनके अंदर एक उत्साह बढ़ती है, एक हिम्मत जो बढ़ती है,
वो हमें बिल्कुल खुली आंखों से दिखाई दे रहा है। अब वहीं पर आप पाकिस्तान, क्योंकि आप भी पाकिस्तान से बहुत इंटरेक्ट होती हैं, ऑब्वियसली। बाबर आजम जो है ये रोड पे उतरता है तो चालान कट जाता है। मैंने तो इस बारे में एक बात भी कहा है कि जो बाबर आजम कर सकता है वो हमारे भारत के प्लेयर नहीं कर सकते। तो लोग गुस्सा हो गए कि आप ऐसा बात कैसे बोल सकती हैं। मैंने कहा हाँ, मेरे भारत के सनातनी प्लेयर्स ये काम नहीं कर सकते हैं। क्या ऐसा कर दिया है उसने? मैंने कहा उसने अपनी चचेरी बहन से ही शादी कर लिया, भारत के सनातनी ये काम नहीं कर सकते। क्योंकि भारत के सनातनियों में इतनी इतनी मर्यादा है रिश्तों की, इतनी मर्यादा है कि इतना बड़ा काम, इतनी अश्लीलता वाला काम हमारे भारत के सनातनी प्लेयर तो कभी नहीं कर सकते। तो इसलिए बाबर आजम ने एक काम बहुत जबरदस्त किया है, तो भारत के प्लेयर कभी नहीं कर सकते हैं। बड़ी खुशी हुई भाई का बहुत। मैं तुम्हारे साथ कन्फ्रंटेशन में बैठी हूँ, लेकिन मैं एज अ गेस्ट बिल्कुल नहीं बैठी हूँ। मैं सच में तुमसे सिर्फ एक जैसे बातचीत होती है, मैं उस अंदाज में आज तुम्हारे साथ बैठी हूँ, क्योंकि क्रिकेट की बात चल रही है तो इसमें कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, तो इसलिए मैं बहुत मजाकिया अंदाज में आज बैठी हूँ तुम्हारे साथ। बड़ी 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 खुशी होती है मुझे जिस हिसाब से हमारा भारत चांद पे जा रहा है, हम सूर्या पर जा रहे हैं, हमारी जीडीपी 7.2% पहुंच चुकी है, हमारा इकोनॉमी जो है वो आने वाले 6-7-8 महीने में थर्ड पोजीशन पर जाने वाला है। सेमीकंडक्टर जैसे प्रोजेक्ट्स हम देख रहे हैं, स्मार्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स हम देख रहे हैं, सोलर हब जैसे प्रोजेक्ट्स हमने अपनी आंखों से देखा है। 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल हमने अपनी आंखों से देखा है। कश्मीर में 370 रिमूव करना और उसकी उन्नति, उसको डेवलप होते हुए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज होते हुए, कश्मीर की लड़कियों को बेबाक होते हुए, पंखों के साथ उड़ते हुए हमने देखा है। मैं हालिया में किसी नेशनल न्यूज पे बोल भी रही थी कि कश्मीर की लड़कियों से आज पूछिए कि अब वो आजाद हुई है। उनको आजादी 1947 में नहीं मिली थी, उनको आजादी मिली है तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने और श्री अमित शाह जी ने उनको आजादी दिलाई है। अब उनसे पूछिए कि उनको कैसा फील होता है। अब उनसे पता कीजिए कि उनको कैसी फीलिंग आती है। तो उसी तरीके से मुझे बहुत बहुत गर्व महसूस होता है अपने भारत पर जब हम इंडिया से बाहर, मैं अक्सर एक्सट्रेडिशन के केसेस के लिए भी इंडिया से बाहर जाते रहती हूँ, तो जब पासपोर्ट इंडिया का देखते ही ना जो सम्मान मिलता है उसकी मैं तुमको मतलब आई नो बट आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। इतना सम्मान मोदी जी के देश से मतलब इंस्टेंट यही आता है। अब हालिया में हमने साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन में देखा, अंडर 19 में चैंपियनशिप भारत की रही, अंडर 16 में चैंपियनशिप भारत की रही, मेन सैफ चैंपियनशिप में भारत ही जीता है 2023 में। फिर एशिया गेम्स में हम लोगों ने टोटल 53 मेडल्स लाए थे और अब तो 100 को टच कर गया है। तो भारत का भी एक सपना था कि हम चांद पर जाएंगे, तिरंगा झंडा लहराएंगे, वो भी हो गया। भारत का सपना था कि हम गोल्ड लाएंगे, वो भी हो गया। सोने का मेडल लाएंगे, वो भी हो गया। तो भारत के कई सपने मोदी जी के द्वारा जो है वो जो सक्सेस हुए हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 2023 में फुटबॉल एशिया कप भी भारत ने जीता, हॉकी एशिया कप भी भारत ने जीता, कबड्डी एशिया कप भी भारत ने जीता, क्रिकेट एशिया कप भी भारत ने जीता। तो गोया मैं ये कह सकती हूँ कि सब पर भारत का तिरंगा होस्ट कर दिया गया है, यहाँ तक के दुबई के टावर पर भी लाइट अप हो गया। बिल्कुल तो बिल्कुल, बहुत ज्यादा खुशी होती है जब स्पोर्ट्स के फील्ड में या फिर किसी भी फील्ड में हम अपने भारत को आगे बढ़ता देखते हैं, तो एक हमारी छाती जो है गर्व से ऊंची हो जाती है। वेल, यहाँ पे आपने बाबर आजम की बात छेड़ी थी, तो बाबर आजम के रिलेटेड आपने ये भी सुना होगा कि बीफ पे हल्ला हुआ, उनको बीफ नहीं मिला इंडिया में, या फिर वो हड़बड़ा गए जिस तरीके से उनका वेलकम किया गया। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की स्पोर्ट्स में भी पॉलिटिकल अंदाज से वो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं? क्या लगता है आपको? इनके रगों में ना पॉलिटिक्स है, इनकी रगों में ना स्पोर्ट्स है, इनकी रगों में ना इंसानियत है, इनकी रगों में ना हमदर्दी है, इनकी रगों में ना मानवता है, कुछ भी नहीं। अगर ये बहुत अच्छे पॉलिटिशियन होते तो आज पूरी दुनिया इनके पाकिस्तान के मुंह पर थूकी ना होती। अगर ये बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन और स्पोर्ट्स कमेटी चला रहे होते तो 8 महीना पहले ये ना कह रहे होते कि हम भारत नहीं जाएंगे, हमसे खेलना है तो हमारे पास आओ, और फिर मुंह लटका करके बेशर्मों की तरह हैदराबाद में लैंड कर गए।
तो मुझे तो इतनी खुशी हुई कि देखो 1993 में हमने बाबरी मस्जिद को गेरवा रंगा था और 2023 में हमने बाबर आजम को गेरवा रंग दिया। मुझे तो इतना फक्र महसूस होता है भारत के सनातनी शेरों पर। और मैं तो कहती हूँ कि जब बाबर आजम, बहुत ठरके आजम हमारे भारत में भी घूमते रहते हैं, जो बलात्कार करते रहते हैं और लव जिहाद करते रहते हैं। तो ये बाबर आजम जब बल्ला उठाए तब बोलो हर 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 महादेव, जब वो बल्ला उठाए तब बोलो हर हर महादेव। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी भी तरीके के इंसान नहीं है, ये इंसान ही नहीं है, ये एक खून चूसने वाले, क्राइम करने वाले, टेररिस्ट को पालने वाले और टेररिस्ट को बढ़ावा देने वाले, ये एक ऐसे जानवर हैं जिनकी प्यास सिर्फ खून से बुझती है, इसके अलावा किसी चीज से बुझती नहीं है, किसी चीज से बुझती नहीं है। देखिए, अगर कोई देश वाकई में अपने देश की भलाई चाहता होगा तो उसकी फितरत जो होगी ना, वो अपने देश के इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट के लिए होगी। सही है, नाम दाम दंड भेद सब खेलो अपने देश की उन्नति के लिए, लेकिन अपने देश की उन्नति के लिए, अपने आप के लिए नहीं। अभी 15 दिन पहले काकर जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का, वो 22 करोड़ 25 करोड़ उड़ा के चला आया, अपने लोगों को, अपने घर वालों को सैर सपाटा करा करके। यूएन वाले ने उसके मुंह पर थूक दिया, उसके बाद फिर लंदन ने उसके मुंह पर थूक दिया, किसी ने उसको वैल्यू नहीं दिया। तो मेरी नजरों में पाकिस्तान औरतबाजी, गुनाह, क्राइम, टेररिस्ट, बम, गोली, बारूद, जिहाद, जहालत के अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी कि आपने अभी कहा कि पाकिस्तान को आप किस तरीके से देखती हैं और बाबर आजम को बीफ नहीं मिला तो आप क्या सोचती हैं? मैं तो कहती हूँ कि देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा कि भारत से इस्लाम स्टार्ट हुआ है। तो जब भारत से इस्लाम स्टार्ट हुआ है तो भारत के संस्कार में गौ माता बोला जाता है, तो आपको तो बीफ नहीं मिलेगा। अब मैं आती हूँ कि आप जिस धरती पर आए हैं वहां के संस्कार को तो आपको मानना पड़ेगा। अब दूसरी बात मैं बोलती हूँ कि कल को बाबर आजम बोलेगा कि मेरे को 9 साल की बच्ची लेकर के आओ फक करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में ये भी चलता है ना, पाकिस्तान में तो ये भी चलता है, 9 साल की बच्ची के साथ निकाह मुत्ता कर लिया जाता है, उसको बेआबरू किया जाता है। पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी को के पिता को बैठा करके उसकी 9 साल 11 साल की बच्चियों का सलवार खोला जाता है और निकाह मुत्ता के नाम पर 50 साल 52 साल 56 साल का आदमी उसका बलात्कार करता है और अरबिक एक वर्ड दे देता है कि ये निकाह मुत्ता है, तो लोग चुप हो जाते हैं। पाकिस्तान में मस्जिदें तोड़ी जाती है, पाकिस्तान में मजार परस्ती की जाती है, पाकिस्तान के मौलवी मुल्ला को ये भी नहीं पता है कि कुरान एक्चुअली में बोल क्या रहा है। तो ये एक ऐसा फेक देश है, ये ऐसा झूठा मक्कार देश है जिस पर कभी भी किसी को भी भरोसा नहीं करना चाहिए। व्यक्ति ही नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाला व्यक्ति ही नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में घूमने वाला गली का कुत्ता भी कब आपको काटेगा, किस तरह से काटेगा, वो भी भरोसे के काबिल नहीं है। हम अपने भारत में भी डॉग को फेथफुल कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में इंसान कुत्ते से भी बदतर है, कुत्तों से भी बदतर है पाकिस्तान के इंसान। देखिए, मैं आपको बहुत छोटा सा एक मिसाल दूंगी। ये जितने यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान के, बहुत खुला बोलूंगी, मैं तो बदनामी हूं खुला बोलने के लिए, जितने यूट्यूबर्स हैं, इनका नमक रोटी किससे चल रहा है? हमें बिठाकर चल रहा है, हमें बिठाकर चल रहा है, मोदी भक्ति से चल रहा है। उनके पाकिस्तान में ऐसा क्या अचीवमेंट है जो वो दिखाएंगे और वो बिकेगा देश में? वो तो बिकेगा ही नहीं। हमारे भारत में हर रोज कुछ ना कुछ हम अचीव करते हैं, हमारे भारत में हर रोज कुछ ना कुछ अचीवमेंट होता है, और एक नहीं 3 4 5 होता है हर रोज। तो उस अचीवमेंट्स पे हम कन्फ्रंटेशन करते हैं, हम उनको बताते हैं कि भाई भारत जो है वो वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है, तो 13.5 करोड़ जो है वो बूस्ट कर गया हमारा इकोनॉमी। ये हमने बताया उनको, उन्होंने न्यूज पे देखा, उस पर मोहर लगाने के लिए कि ये सच बात है,
उन्होंने हमको बिठाया और अपने व्यूज को बढ़ाया। तो आज भी पाकिस्तान हमारे भीख पर ही चल रहा है। अभी हालिया में मैंने देखा, मैं मेन स्ट्रीम मीडिया में थी, उसी में मैं डिबेट पर थी कि पाकिस्तान के कुछ लल्लू पंजू जो हैं, मदरसा छाप, लुंगी छाप वाले, वो कह रहे हैं कि हम भारत से वीट नहीं लेंगे, गेहूं नहीं लेंगे। तो भैया ये जो लाखों यूट्यूबर्स का घर जो चल रहा है, ये किससे चल रहा है? ये हमसे ही चल रहा है। हम अपना समय, कीमती समय जो दे रहे हैं और आप उससे डॉलर्स जो उठा रहे हैं, तो मानवता के नाम पर हम आपको भीख ही दे रहे हैं। सो आई एम वेरी क्रिस्टल क्लियर। आज अगर नाजिया इलाही खान अपने फेसबुक पर सिर्फ इतना लिख दे कि अनसब्सक्राइब करो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को, मुझे ऐसा लगता है कि सबके धड़ल्ले से यूट्यूब के जो फॉलोअर्स है वो कम हो जाएंगे। तो ये सब जानना बहुत जरूरी है, ये सब समझना बहुत जरूरी है। ये इनका जो घमंड है, ये जो इनका तकब्बुर है, ये जो एक आदमी और एक किताब के पीछे भाग भाग करके ये जो 9-9 साल की बच्चियों को बलात्कार करते हैं, 150 साल की मंदिरों को तोड़ते हैं, चर्चों को तोड़ते हैं, अहमदी और वहाबी की मस्जिदों को तोड़ते हैं, गुस्ताखे रसूल करते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ पाकिस्तान वाले से, और सिर्फ पाकिस्तान वाले से, मैं भारत के मुसलमानों से, क्योंकि आपके पुरखों ने कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के हालात को देखा होगा, तो मैं जानना चाहती हूँ पाकिस्तान के मुसलमानों से और भारत के मुसलमानों से कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात कि 9 साल की बच्ची का निकाह मुत्ता के नाम पर बलात्कार कर दो। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह अनुमति दी थी क्या कि तुम्हारे झोली में 10 पैसा ना रहे पर तुम 9 वर्जाइना रख सकते हो अपने सेक्स का ठरक मिटाने के लिए? कुरान के कौन से पन्ने में 72 वर्जिन हूरों का मजा बताया गया है? किसी पन्ने में नहीं। तो ये सारी वाहियात बातें जो फैलाई गई हैं, ये बेसिकली पाकिस्तान का दिमाग है, ये भारत का दिमाग नहीं है, ये पाकिस्तान का दिमाग है। और उनको खुश करने के लिए, पाकिस्तानियों को खुश करने के लिए यहाँ भारत के चंद मुसलमान मर्द हैं जो ऐसी स्पीचेस देते हैं, ऐसी भाषण देते हैं जिससे पाकिस्तान उसको लेके उड़ता है, अरे भारत में मुसलमान डिप्राइव है। तो जब यही भारत के मुसलमान में से फाइका और नाजिया बैठती है, तो यहाँ के मुसलमानों के बारे में तो बताती है कि नासिर खान कादर खान ने एक फॉरेनर लड़की का रेप किया, अमीरुल और मोनिरुल ने 3 बार कामदोनी का रेप किया। आज भी एक फैज बोल करके लड़का है, उसने गुजरात में 5 साल की बच्ची का बलात्कार किया, कहा कि हमको जन्नत मिलेगा इसलिए मैंने एक हिंदू का बलात्कार कर दिया। आज की बात है, आज की न्यूज़ है। तो इस बारे में कौन बताएगा? ये जो मुसलमान यहाँ पर, पाकिस्तानी दिमाग वाले जो मुसलमान यहाँ पर है, इनको तो खदेड़ कर निकालने की जरूरत है। भाई तुम वहीं जाओ, तुम वहां के दिमाग के लोग हो, तुम वहीं जाओ। भारत में रहना है तो संविधान मानना पड़ेगा, भारत में रहना है वंदे मातरम बोलना पड़ेगा, भारत में रहना है राष्ट्र संगीत को इज्जत देनी पड़ेगी, भारत में रहना है हर एक धर्म को सम्मान देना पड़ेगा। तुम हिंदुओं को काफिर बोलोगे तो हिंदू भी तुमको बोलेंगे रावण, बोलेंगे। ये सिलसिला स्टार्ट होना चाहिए। हर किसी को गुस्ताखे रसूल की सजा और सरतन से जुदा कहने वाले मुसलमान जो खुद फरका परस्ती करते हैं कुरान के बियॉन्ड जाकर के, कुरान के खिलाफ जाकर के, जो खुद मजार परस्ती करते हैं कुरान के खिलाफ जाकर के, से बिना अनुमति लिए, बिना परमिशन लिए 9 वर्जाइना उठा करके लेके आते हैं कुरान के खिलाफ जाकर के, तो ये तो सिर्फ गुस्ताखे रसूल नहीं हो रहा है, ये तो साथ साथ गुस्ताखे कुरान भी हो रहा है, गुस्ताखे अल्लाह भी हो रहा है, गुस्ताखे इस्लाम भी हो रहा है। तो आपका सरतन से जुदा क्यों नहीं होना चाहिए? आप फाइका को बोल सकते हैं सरतन से जुदा, नाजिया को बोल सकते हैं सरतन से जुदा, आप फाइका के खिलाफ में फतवा जारी कर सकते हैं, नाजिया के खिलाफ में फतवा जारी कर सकते हैं। क्यों? हमारे अंदर भी इतनी क्रेडिबिलिटी है कि हम ऐसे मौलवी मुल्ला के खिलाफ फतवा जारी कर सकते हैं। मैं तो चैलेंज करती हूँ कि पाकिस्तान के मुल्लाओं में अगर ताकत है तो वहां से बैठे बैठे फतवा जारी करो कि मुसलमान बलात्कारियों को भारत में सरतन से जुदा करवाओ। क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद तो नहीं बोले ना कि चलो नासिर खान, कादर खान, बेटा उठो, फॉरेनर लड़की को पकड़ो और बलात्कार कर दो, तुम इस्लाम के लिए कर रहे हो।
बिल्कुल। तो है ताकत, करो। नाजिया के ऊपर तुम बड़ा फतवा जारी करते हो पाकिस्तान से बैठे बैठे, और कितने गधेड़े हैं, कितने बेवकूफ हैं कि अगर मैंने कभी पाकिस्तान विजिट भी किया तो तुम्हारी ही सरकार मेरे को सिक्योरिटी देगी। तुम इतने बाउंड हो, लल्लू पंजू मदरसा छाप, तुम इतने बाउंड हो, और नाजिया इस प्रोफाइल पे है कि तुम्हारे पाकिस्तान की सरकार ही मुझे सिक्योरिटी देगी, तुमसे ही बचाएगी। वो बाउंड हो जाएगी कि नाजिया जितनी अच्छे से आई है वो बाहिफाजत जिंदा भारत पहुंच जाए, नहीं तो हमारी नींव हिल जाएगी। और तुम वहां से बैठे बैठे नाजिया के खिलाफ फतवा जारी कर रहे हो, तो क्या उखाड़ लोगे, क्या कर लोगे? इतने बेवकूफ है पाकिस्तान के लोग, इतने बेवकूफ है जिनकी कोई हद नहीं है। और कुछ कुछ को तुम देखना, अगर चैनल्स पर बैठोगी, यूट्यूब पे बैठोगी, जैसे ही तुम पाकिस्तान को रंग, जितनी देर तुम भारत की तारीफ करोगी उतनी देर वो चुप रहेंगे, वो तुम्हारे मुंह से अपने भारत की तारीफ को उगलवाएंगे। जैसे ही तुम पाकिस्तान की बुराई करने पर आओगी, जैसे ही पाकिस्तान के फैक्ट को बोलने पर आओगी, वो उसको काटना छाटना आई 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 करना स्टार्ट कर देंगे। चंद ऐसे हैं जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से करते हैं कि नहीं, आपको जो बोलना है आप बोलिए, लेकिन चंद का बहुत शैतानी दिमाग है कि भारत की तारीफ से हम यहाँ पर दिखाएंगे कि भारत की तारीफ इतनी कर दी इसने, लेकिन पाकिस्तान की बुराई नहीं करेंगे, नहीं तो आर्मी हमको पकड़ के ले जाएगा। तो भाई जब तुम्हारे अंदर फ्रीडम ही नहीं है, तुम्हारे अंदर कलेजा ही नहीं है, तो हम जैसे शेरनियों को बैठाने का तुम्हारे अंदर हिम्मत भी नहीं होना चाहिए। ओब्वियसली, बात बिल्कुल सही है और आपने बिल्कुल बोला कि इनके दिमाग में ना पॉलिटिक्स है ना स्पोर्ट्स है, इनके दिमागों में बस बिल्कुल शैतानी ही भरी है। और आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत फैक्ट्स पे बातचीत की और हमारे जितने भी भारतवासी हैं आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और आपको इसी तरह हिम्मत देते हैं कि आप इसी तरह डट के शेरनी की तरह काम करें और भारतीय शेरनी की तरह पाकिस्तानियों को जवाब देते रहे और हर उस इंसान को जवाब देता रहे जो भारत के खिलाफ या फिर भारत की टांग खिंचाई करने में पीछे नहीं रहता। आपका मैं अगेन शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। ऐसे ही मिलते रहेंगे, तब तक के लिए आप जुड़े रहे। बाकी जय हिंद, जय भारत, जय कश्मीर। थैंक यू। जय सिया राम, वंदे मातरम।